सुनील भाई साहब ये बताइए कि ये जो एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि ये वन वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, ये सारे इलेक्शन स्टेट में एक दिन में कर रहे हैं और ये बिल्कुल आराम से, इसका मतलब एक दिन में ये इलेक्शन हो सकता था। और अगर एक दिन में इलेक्शन करते तो उनका जो बेसिक जिस लॉजिक को पुश करते हैं वो भी कहीं ना कहीं रीइंफोर्स होती। तो ये तो देखने से अपरेंटली ये लग रहा है कि ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि मोदी जी घूम घूम के सब जगह प्रचार कर सकें, क्योंकि उनके पास एक ही प्रचार का व्यक्ति है जो मोदी जी है। अब इसी से मेरा दूसरा प्रश्न है कि मुश्किल क्या है, जो मैंने टाइटल भी लगाया है कि बाराती तो हो गए हैं, दूल्हा कौन है ये नहीं पता है। जब जब 2000 मतलब 19 का इलेक्शन हो रहा था, 24, सब घूम घूम के कहते हैं कि आपका पीएम कैंडिडेट कौन, पीएम कौन बनेगा, मोदी का ऑल्टरनेटिव कौन। तो भैया यहाँ पे भी तो बताओ अशोक गहलोत का ऑल्टरनेटिव कौन। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी बताओ कि उनका बघेल साहब का ऑल्टरनेटिव कौन। यहाँ आपके शिवराज सिंह चौहान को टिकट ही मिल गया। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की स्थिति में जो जहां पे क्लैरिटी नहीं है कि कौन आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, इसका इन 3 स्टेट में डिसएडवांटेज है कि नहीं, ये मैं जरा आपसे इसको समझ लूं। और दूसरा वो वाली बात कि जो मोदी जी अकेले ही सब जगह घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, तो उसका एंटी इनकम्बेंसी का भी उनको फेस करना पड़ेगा। धन्यवाद आनंद जी। मोदी जी का असर निर्णायक रूप से राज्य विधानसभाओं के चुनाव पे नहीं पड़ा है, यह पिछले दिनों या पिछले सालों में जो चुनाव हुए हैं इसके प्रमाण है। क्षेत्रीय नेताओं के जिन राजनीतिक दलों ने अवहेलना की उनको राजनीतिक नुकसान हुआ है, यह भी ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में अपने नेताओं की अवहेलना की, एक कार्यकाल में इनको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। उसके पीछे इतिहास में आप चले जाइए, कर्नाटक में कांग्रेस ने वीरेंद्र पाटिल की अवहेलना की, कांग्रेस की स्थिति क्या हुई आपके सामने है। उसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने येदियुरप्पा साहब के साथ जो तमाशा किया हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने स्थानीय नेताओं के साथ जो व्यवहार किया, जिस तरीके से उनको पीछे रखा, उनके निर्वाचन के क्षेत्रों में परिवर्तन भी कर दिया, उसका परिणाम क्या हुआ अभी आपके सामने। कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जिसमें आप क्षेत्रीय नेताओं की अवहेलना करके आप अपने नेतृत्व को, अपने राजनीतिक दल की ताकत को बनाए रख सके। कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे सशक्त नेता, मजबूत नेता मोदी जी है। लेकिन मोदी जी के आकर्षण से विधानसभाओं के चुनाव भी जीते जा सकते हो, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। और हाल के जो चुनाव हुए हैं, चाहे वह कर्नाटक का चुनाव हुआ हो, चाहे वह हिमाचल का चुनाव हुआ हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ हो, चाहे हाल में 6 राज्यों के साथ उपचुनाव हुए हों, इससे तो यही लगता है गुजरात को छोड़ करके कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां केवल मोदी जी के चेहरे पर या उनके प्रचार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती हो। यह बात स्थिति यह है कि अगर मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि वसुंधरा राजे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की एसेट है, एक प्रभावशाली नेता है, उनकी कद काठी का कोई नेता उस राज्य में नहीं है। इतनी बड़ी एक मजबूत नेता के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की उनकी अवहेलना क्यों कर रही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है। लेकिन उनकी अवहेलना से नुकसान होगा ये तो तय है। मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चली जाएंगी या कोई नई पार्टी बना लेंगे। मैं अगर ये मान लूं कि वो केवल निष्क्रिय हो जाएंगी तब भी असर पड़ेगा। अभी जो लिस्ट आई है राजस्थान वाली, उसमें मैं उनका नाम नहीं देख पाया, मुझे लगता है कि उनका नाम है नहीं, अभी नहीं। दिया कुमारी जी का नाम है, जो अभी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का जिन्होंने संचालन किया था, जोधपुर में या कहाँ कारगिल जयपुर में हुआ था, उस कार्यक्रम जिन्होंने कार्यक्रम का संचालन किया था उनका नाम है, वो सांसद भी है। लेकिन वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। और अब ये एनालिसिस होगा कि इस लिस्ट में वसुंधरा राजे के समर्थकों को कितना टिकट दिया गया। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में चुनाव को लेकर के जितनी समितियों की घोषणा की है उसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। और वसुंधरा राजे को आगे न करना या उनको साथ साथ लेकर न चलना, मुझे लगता है कि एक राजनीतिक चूक है। अब इसका कारण तो ये तथ्य है कि किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। आप सही कह रहे हैं कि जब आप लोकसभा के चुनाव में अपना नेता पूछते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप खुद ही अपना किस नेता बताने के लिए तैयार नहीं होते, तो दोनों तर्क एक साथ नहीं चलते। जी। कांग्रेस की स्थिति है, या ये तो तमाम सर्वेक्षण कर्ता भी बता रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन उतना सक्रिय नहीं है राजस्थान में जितना उसको होना चाहिए। नेतृत्व जितने मजबूती के साथ दिखाई पड़ रहा है, नेतृत्व के प्रति आकर्षण भी है। अशोक गहलोत आज भी राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं,
लेकिन एक चुनाव जीतने की जो मशीनरी होती है, संगठन की जो सक्रियता होती है, उसको लेकर के लोग निश्चित रूप से एक संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि वो सक्रियता दिख नहीं रही है। हो सकता है कि लोगों को उम्मीद लग रही हो कि केवल नेता के बल पर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन एक सांगठनिक कमजोरी अभी तक दिखाई पड़ रही है। बावजूद इसके और भारतीय जनता पार्टी के जो अंदरूनी झगड़े हैं उनकी तुलना में बेहतर है। मध्य प्रदेश की स्थिति भी आप आइए, मध्य प्रदेश में स्थिति है कि आज भी आप शिवराज सिंह चौहान को तीसरी सूची में, आप 78 लोगों का नाम आपने घोषित कर दिया था, 39 की 2 सीटें आपने जारी की और अब जाकर के आपने उनको उम्मीदवार घोषित किया। और इसमें भी जो आप परिवारवाद का आरोप लगाते थे, परिवारवाद के नाम पर कितने लोगों को आपने टिकट दिया वो लिस्ट ही बता रही है। दूसरी चीज की जो बिखराव है पार्टी में, मध्य प्रदेश में जो स्थिति राजस्थान की है, उसको समेटने में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई अभी तक। तो जो एंटी इनकम्बेंसी का एक प्रतिकार होना चाहिए था संगठन के स्तर पर, वो नहीं दिखता। अभी भी जितने नेता हैं, जितने नए नेताओं को आपने केंद्रीय नेताओं को उतारा, जो सांसद हैं या मंत्री हैं, वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मैंने कौन सा नेता होगा ये कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कमजोरियां और कांग्रेस के, आज कांग्रेस ने के द्वारा जो जाति जनगणना की बात, आज भोपाल में ही हमारे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि जहां मेरी सरकार है या जहां हम सत्ता में आएंगे वहां जाति जनगणना करेंगे। जाति जनगणना केवल जातियों की गिनती नहीं है, हेड काउंट नहीं है वो। मेरा अपना मानना है कि यह कोशिश सशक्तिकरण का एक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का एक आंदोलन है। ये जो पिछले दिनों मजबूती से चल रहा था उसको और गति दिया है कांग्रेस और अन्य दलों ने। और मेरी अपनी समझ ये है कि सशक्तिकरण की बात हर वर्ग, हर जाति, हर समूह को आकर्षित करती है। और यह जो जाति जनगणना की बात कांग्रेस या अन्य दलों ने उठाया है, यह भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का नारा है उसको कमजोर करता है। और सरकार अपने गवर्नेंस के नाम पर राजस्थान, मध्य प्रदेश में आगे आने के लिए तैयार नहीं है ना, वो स्थिति है। यही वजह है कि पिछले 1.5 साल की अगर कमलनाथ जी की सरकार को हटा दीजिए, जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कोई एक बड़ा राजनीतिक माहौल नहीं बना पाई अपने पक्ष में। व्यापम के घोटाले, तमाम तरह घोटालों के आरोप लग रहे हैं, वहां भी भ्रष्टाचार, जो आरोप कर्नाटक में लगा था उसी तरह के आरोप यहाँ भी लगे। जिन आरोपों की चर्चा करने पर प्रियंका गांधी के खिलाफ आपने 41 मुकदमे दर्ज करा दिए, उस भ्रष्टाचार की जांच करने के बजाय शिकायत करने वाले के खिलाफ मुकदमा कर दिया जाए, ये तो बीजेपी की शासन का तरीका हो सकता है और उसको लगता है कि इससे उसको फायदा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में तो एक तरफा चुनाव की बात कही जा रही है, मतलब कांग्रेस बीजेपी तो कोई राजनीतिक माहौल बना नहीं पाई। हालांकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी वहां गए थे बस्तर में, उन्होंने बहुत उस तरह का भाषण किया था जिसका तत्काल वहां के मुख्यमंत्री ने खंडन भी किया। तो वो एक राजनीतिक माहौल जो, क्योंकि वहां भी लीडरशिप की क्राइसिस है बीजेपी के सामने। बीजेपी 5 साल में भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल बना नहीं पाई। और जो किसानों के लिए उन्होंने काम किया, जो सामाजिक सुरक्षा के अन्य कार्यक्रम लागू किए, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित जो कार्य लागू किया आदिवासियों के इलाकों में, मुझे लगता है कि उसका लाभ भी कांग्रेस की सरकार को मिलना चाहिए और अभी भी सर्वेक्षणों में यही बताया जा रहा है। तो इन 3 राज्यों में कम से कम जो मुख्य प्रमुख राज्य हैं, वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी उतनी दावेदारी के साथ मौजूद नहीं है जिससे उसे अपेक्षा की जाती है, जिस तरह की पार्टी है, जिस तरह का नेतृत्व है या जितना उनके पास संसाधन है। अब अगर आप तेलंगाना की बात करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि तेलंगाना में कांग्रेस, बीआरएस और कांग्रेस के बाद बीजेपी का नाम आता है, लेकिन दूसरे और तीसरे के बीच में बहुत अंतर है। प्रधानमंत्री के द्वारा बीआरएस के ऊपर जो हमला किया गया अभी तेलंगाना की अपनी सभाओं में, और ये कहना कि वह एनडीए में शामिल होना चाहते थे, मैं उनको नहीं शामिल होने दिया, इसने बीआरएस का जो मतदाता होता था अल्पसंख्यक, उसको उन्होंने कांग्रेस की तरफ धकेल दिया। और बीआरएस को कांग्रेस बीजेपी का एक सहयोगी दल के रूप में जो माना जा रहा था, यह धारणा बनाई जा रही थी कि कविता के खिलाफ जो शराब घोटाले में के एक आरोपी हैं, उनके खिलाफ जो लचर रवैया अपनाया जांच समितियों ने, उसके आधार पर धारणा बनने जा रही थी पूरे राज्य में कि यह बीजेपी के साथ इनकी साठगांठ है, जिससे जो गैर भाजपा मतदाता बीआरएस के साथ जा रहा था वह कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और राजनीतिक सर्वेक्षणों में बात आ रही है कि तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार बना सकती है। मणिपुर की जो स्थिति है, मणिपुर की मेघालय की, सॉरी मिजोरम की स्थिति है, तो बीजेपी तो मिजोरम का नाम ही नहीं ले रही है। जो मतलब मणिपुर के हालात के बाद जो स्थितियां बनी है पूरे उत्तर पूर्व में, मुझे नहीं लगता है कि, मुझे संदेह है कि उम्मीदवार मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे बीजेपी को।
और अगर ये वहां नहीं नहीं, मोदी जी अगर वहां कैसे जाएंगे प्रचार करने, मुझे तो ये भी सवाल ही लगता है। बात है ना, सवाल इसी जी बात का है कि मोदी जी वहां प्रचार कैसे कर पाएंगे। अभी तक उन्होंने मणिपुर का कोई नाम भी नहीं लिया। मणिपुर के बारे में उन्होंने और जिस तरीके की वहां पे राजनीति हो रही है और सरकार के ऊपर राज्य सरकार के ऊपर विफलता के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके कारण और उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सरेआम एक बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि वहां पे ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। बहुसंख्यक मैतेई और कुकी, जो कुकी अल्पसंख्यक समुदाय के कुकी। लोग हैं वो आपस में बटे हुए हैं। मुख्यमंत्री को लेकर के पूरे राज्य के में कोई विश्वास की भावना नहीं है और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। और अभी तक 6 महीने 5 महीने हो गए प्रधानमंत्री के द्वारा कोई एक शब्द न बोलना, वहां के गतिविधियों को रोकने के प्रभावी किए जा रहे उपायों की चर्चा तक न करना, यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है। जो अभी यहाँ पे जो चुनाव हुआ है जम्मू कश्मीर में, एक इलाके के कारगिल का लोकल गवर्नमेंट का जो समितियों का चुनाव हुआ है, जी जी, उस चुनाव अगर यह चुनाव कोई राजनीतिक संकेत देता है, आपने क्या कहा था? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर एज होल, मतलब ये नहीं कि केवल कारगिल और उस इलाके के बारे में कही जा रही थी बात, कि वहां की मांग है कि 370 खत्म की जाए। जनता की मांग है, यह मांग हिंदुस्तान की नहीं है, जनता की मांग है, स्थानीय मांग है। इस मांग को पूरा करने के लिए आपने एक पूरे राज्य को खत्म कर दिया और केंद्र शासित राज्य में उसको बदल दिया। आज भले आप आश्वासन दे रहे हैं कि उसको हम फिर से बहाल करेंगे, लेकिन स्थिति ये आ गई कि लद्दाख और कारगिल के इस इलाके में अगर 30 सदस्यीय समिति में आपको 8 जगह पे कैंडिडेट नहीं मिले लड़ने के लिए, 9 जगहों पे आपकी जमानत जब्त हो गई और कुल 2 उम्मीदवार आपके जीते, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी उपलब्धि बता रही है। आईटी सेल के जो उनके प्रमुख हैं अमित मालवीय साहब, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि हमारी उपलब्धि हुई है लद्दाख और कारगिल समिति के चुनाव में, हम 1 से 2 हो गए हैं और 10,000 हमारे वोट बढ़े हैं। अगर इतना ही अपनी उपलब्धि मान के चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ सीटें इनको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी तो संतोष कर लेंगे, और मेघालय में अगर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, एक आध जगह चुनाव लड़ेंगे तभी संतोष कर लेंगे। ये अगर लद्दाख और कारगिल का ये चुनाव कोई राजनीतिक संकेत है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लोगों के मन में आक्रोश है, और भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है जो अंत में लोग लेके चले आते हैं, मुझे लगता है कि जो ये जातीय जनगणना का एजेंडा लेके चले आए कांग्रेस और विपक्षी दल, वो उस हिंदुत्व के एजेंडे को कमजोर करेंगे। गवर्नेंस को लेकर के बीजेपी की सरकार कोई उपलब्धियां बताने की स्थिति में नहीं है, तो मुझे लगता है कि जो विपक्षी दल है या कांग्रेस और इंडिया दल समूह, यह एक बड़ी चुनौती के रूप में इन विधानसभा चुनावों में भी सामने रहेंगे बीजेपी के। जी जी जी, एक चीज आज इलेक्शन कमीशन ने जब अपनी चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने एक खुद एडमिट किया, और इलेक्शन कमीशन एडमिट कर रहा था, मेरे लिए काफी मतलब आश्चर्य होने वाली बात थी। उसने कहा कि इस बार हमने निर्देश जारी किए हैं कि ईवीएम किसी भी हालत में प्राइवेट व्हीकल में नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह की मतलब ये एडमिशन ऑफ खुद ही एडमिट कर रहा है कि इस तरह की हरकत हुई है। तो कम से कम ये अच्छी बात है कि उन्होंने जो किया था उसको सार्वजनिक रूप से एडमिट किया, क्योंकि ये एक अगर वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में नहीं, कई इलेक्शन में ये आक्षेप लगे थे। वेस्ट बंगाल में तो पकड़ा भी गया था जब इनका ईवीएम मशीन लेके एक प्राइवेट गाड़ी में जा रहा था। मैं एक चीज अशोक भाई साहब आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, ये थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट आपको लगेगा, ये जब बीजेपी कहती है कि मेरे पास पन्ना प्रमुख हैं, मेरे पास एक एक पन्ने के एक एक संगठन के लोग हैं, तो अगर अच्छा 13 करोड़ लोग ये कहते हैं कि 13 करोड़ इनके सदस्य हैं, तो अगर 13 करोड़ सदस्य हैं तो कुल देश में वोट पड़ता है 70-80 करोड़ मोटे तौर पे, तो एक सदस्य को 5 लोगों को ही संभलना है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे कभी कभी ये लगता है कि नैरेटिव बनाते हैं, जैसे एक नैरेटिव में वो थोड़ा सेंसिटिव नैरेटिव है, लेकिन मैं फिर भी कहूं इजराइल को पूरी दुनिया का मुसैद, इजराइल, पेगासस, हम उनसे पूछते रहते हैं कैसे वो करें। हमास तो कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने ठान लिया तो उसने भी आके वहां पे जो दुनिया के सबसे आधुनिक अपने को कहते हैं कि हमसे आगे कोई है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है अशोक भाई साहब, जो आप कह रहे हैं संगठन बिल्कुल कमजोर है, कांग्रेस का कभी संगठन अच्छा नहीं रहा,
मतलब आज नहीं, कांग्रेस संगठन की कहाँ पार्टी थी, कांग्रेस तो अपना सरकारी जैसी सरकार से भी आगे की दो हाथ पार्टी थी। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं, क्या ये इतना मैटर करेगा? क्योंकि मुझे लगता है जब एक जनता मन बना लेती है तो उसमें संगठन का रोल रहता है, लेकिन इतना नहीं रहता है। इस बार जनता मन बना रही है ऐसा मुझे लग रहा है अशोक भाई साहब। कि मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि ये संगठन पे एक नैरेटिव बना हुआ है। भाई वो कर्नाटक में कहाँ वो संगठन था, क्यों नहीं वो संगठन काम आया जहां पे उनकी रूलिंग पार्टी थी? भाई मैं थोड़ा इस पे एक आपसे कहूँ कि ये हल्ला ज्यादा मचाते हैं। ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि नैरेटिव बनाना है। अगर और ये लोग कहते हैं कि इनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी पन्ना प्रमुख हैं, अमित शाह साहब भी पन्ना प्रमुख है, मोदी जी भी पन्ना प्रमुख है, योगी जी भी पन्ना प्रमुख है। अगर ये लोग पन्ना प्रमुख है और पन्ना प्रमुख का दायित्व निभा कर रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ये दायित्व, इस दायित्व को पूरा करते होंगे। जो आप ये केवल नैरेटिव बनाने की बात है, लेकिन इसमें कोई दरार नहीं है कि बीजेपी का जो संगठन है वो मजबूत है। जो अशोक जी ने एक बात कही थी पहले कि इनके कई संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी है, वनवासी प्रकोष्ठ है, क्या क्या तमाम तरह के संगठन है। 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर, हाँ 80-85 के ऊपर है, हाँ। 60 के ऊपर है। और जिस समय जिस दल की आवश्यकता है वो उस पार्टी के मेंबर हो जाते हैं। आज चुनाव हो रहा है तो सभी संगठन के लोग भाजपा ही हैं वहां और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यह इसमें कोई तरह, लेकिन सवाल है कि अन्य दल कमजोर हैं, यह निष्कर्ष निकालना गलत है। निश्चित रूप से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कमजोर है, लेकिन कांग्रेस राजस्थान में कमजोर है, मध्य प्रदेश में कमजोर है, कर्नाटक में कमजोर है, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में कमजोर है, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, इनके पास संसाधन है, बड़े बड़े नेता हैं और बड़ी बड़ी पार्टी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये केवल नैरेटिव बनाने की बात है। कांग्रेस के भी लोग, मैं इतने दिनों से मैं वोट देता चला रहा हूं, हमारे घर आज तक किसी भाजपाई ने पर्ची देने नहीं आया, मैं किसी को नहीं जानता। एक बार भी कोई भाजपाई मुझे पर्ची देने के लिए, बसपा के लोग आए, समाजवादी पार्टी के लोग आए, कांग्रेस के लोग आए, सरकार के लोगों ने पर्ची दे दिया, लेकिन कोई भाजपाई पर्चा देना नहीं आया। मैं भी तो नागरिक हूं, मैं भी तो उठता हूं, एक नागरिक हूं, मेरे घर में 2 सोफे हैं, इसका नहीं है। दूसरी चीज मैं केवल एक बात करना चाहता हूं अंतिम रूप से, कि जो आज चुनाव की घोषणा हुई, सवाल यह है कि जब यह सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव का नारा दे रही थी तो ये कह रही थी कि लंबे समय तक चुनाव होने से चुनाव का खर्च बढ़ता है, इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। तो यह आज इस चुनाव में यह प्रयोग क्यों नहीं कर लिया गया? एक ही दिन सभी 4 राज्यों में क्यों नहीं हो गए चुनाव? मैं मान लेता हूं कि छत्तीसगढ़ में आप 2 बार चुनाव कर लीजिए, हालांकि वहां भी जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में लगभग 24,000 से ज्यादा मतदान केंद्र है, जिसमें 12,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर पहले से ही केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात है उस पूरे के पूरे इलाके में। तो आप वहां भी एक बार चुनाव क्यों नहीं करा सकते? आप पूरा उसको ले जा रहे हैं पूरा नवंबर भर क्यों कराने के लिए? और अंतिम राजस्थान, अब सबसे अंत में चुनाव तेलंगाना का पहले क्यों करा रहे हैं? पिछली बार राजस्थान और तेलंगाना का चुनाव एक साथ हुआ था, क्यों आज क्यों नहीं हो पा रहा है ये? आप इससे नहीं, आपको नहीं लगता कि आप जो तार्किक तरीका हो सकता था चुनाव घोषणा का वो नहीं हुआ? किसी न किसी को लाभ पहुंचाने के लिए या किसी न किसी के दबाव में आप चुनाव आयोग दिखाई पड़ रहा है। चुनाव पूरे देश भर में इन सभी 5 राज्यों में एक दिन चुनाव क्यों नहीं हुआ? क्यों, किसमें क्या दिक्कत हो रही है? 5 राज्य के चुनाव अगर आप एक साथ नहीं करा सकते हैं तो पूरे देश का चुनाव आप एक साथ करा देंगे? कोई इस बात पे आपको विश्वास करेगा? तो यह इस बार, और आप पिछली बार के चुनाव की स्थिति देख लीजिए और इस बार चुनाव की स्थिति देख लीजिए। मेरा मानना है कि चुनाव की घोषणा भी बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी चुनाव के लिए तैयार नहीं है और वह अधिकतम अंतिम समय तक मौका चाह रही है कि मुझे प्रचार करने का मौका मिले। सुनील भाई साहब, चलते चलते एक बहुत छोटा सा प्रश्न, क्योंकि दर्शकों को भी अभी एक उत्तर प्रदेश में एक चीज हुई है, इमरान मसूद साहब वापस आए, कुछ लोग कह रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या मुसलमानों का रुख देख के अंडर प्रेशर हुआ है? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मुसलमान जिस तरह से मन बना रहे हैं अल्पसंख्यक, उसमें इमरान मसूद साहब के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कांग्रेस छोड़ के कहीं आने का, अगर उनको पावर पॉलिटिक्स करनी थी, चुनाव की राजनीति करनी थी। सुनील जी, एक बहुत छोटी टिप्पणी इस पर। एक संशोधन आनंद जी, कि मन बना रहे हैं नहीं, बना चुके हैं। जी। और अपने मन का उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने कर्नाटक में प्रदर्शन किया, उन्होंने अभी 6 राज्यों के 7 विधानसभाओं का जो उपचुनाव हुआ उसमें प्रदर्शन किया। अगर झारखंड के डुमरी में
AIMIM को केवल 3000 वोट मिलते हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं इस बात से कि उनका मन क्या है अल्पसंख्यकों का। अगर मुर्शिदाबाद में TMC चुनाव हार सकती है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि अल्पसंख्यकों का मत क्या है। अगर महाराष्ट्र के कस्बा में बीजेपी हार सकती है तो आप इसका राजनीतिक संकेत आप जान सकते हैं कि अल्पसंख्यक कहां है। अगर घोसी के उपचुनाव में इंडिया दल समूह के उम्मीदवार का मत प्रतिशत 20% बढ़ जाता है तो आपको इस बात का राजनीतिक संकेत मिलना जाना चाहिए कि अल्पसंख्यक क्या कर रहा है। मन बना नहीं रहा है, मन बना चुका है, इसीलिए कोई तीसरा कोण नहीं बनने पा रहा है किसी भी राज्य में। कर्नाटक में अगर देवेगौड़ा साहब की पार्टी का यह हश्र हुआ, इसका परिणाम है कि अल्पसंख्यकों ने उनका साथ नहीं दिया, वह कंसोलिडेट होकर के कांग्रेस के साथ गए। अगर अगर ये लेह लद्दाख के इलाके में बीजेपी का यह हश्र हुआ है और इंडिया दल समूह ने प्रचंड बहुमत जीत दर्ज की है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय कहां है और कंसोलिडेट है, बंटवारा होने वाला नहीं है। इमरान मसूद साहब के सामने कोई विकल्प नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो कोई भजन कीर्तन तो करने गए नहीं है वहां। अगर वो चुनाव की राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे कांग्रेस में आने के अलावा। और अब वह अपने जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं उस वर्ग को वह किसी अन्य दल की तरफ मोबिलाइज नहीं कर सकते। आज अल्पसंख्यकों की पहली पसंद राष्ट्रव्यापी कांग्रेस होती जा रही है। क्यों? कि लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से मजबूती के साथ लड़ रही है और किसी भी दशा में कांग्रेस बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी, कोई कुछ भी हो जाए। यह एक तरह का माहौल बना हुआ है और कांग्रेस इस बात को स्थापित भी कर रही है। तो पूरे देश में अकेली पार्टी कांग्रेस है जो बीजेपी से लड़ती हुई दिखी है, लगातार लड़ रही है। उसने अपने आक्रमण को, अपनी आलोचना को, अपने हमलों को, सरकार के खिलाफ रणनीतियों को कोई संशोधित नहीं किया, बल्कि उसमें तेजी लाई। अब भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो अभियान शुरू किया राहुल गांधी ने, वो आते आते जाति जनगणना पर आ गई। अब आप सोचिए कि जब तमाम जाति, और मैं फिर कह रहा हूं कि जाति, आपने भी बताया कि 9 उसके पक्ष हैं इस पूरी जनगणना के, इस सर्वेक्षण के, तो यह सशक्तिकरण का आंदोलन है, सशक्तिकरण का प्रयास है। और यह कि आप अगर पिछड़ों को, पिछड़ा का मतलब कोई जाति नहीं, मतलब वह वर्ग, वह समूह, वह लोग जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आगे लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। और अगर आप इसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, गोया कि आपके विकास का दावा खोखला, गोया कि पिछड़ों को आगे लाने की कोशिश करने का आपका दावा खोखला है। आप केवल अपने हिंदुत्व के नारे को आगे करके बिना गवर्नेंस के राजनीतिक फायदा उठाने का आप प्रयास करना चाहते हैं, जिसको लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए आज जो कांग्रेस ने फिर यह बात कर दी इस चुनाव के घोषणा के साथ साथ कि जहां सत्ता में है वहां, और जहां सत्ता में आएगी वहां भी वो जाति जनगणना को प्रमुखता देगी, उससे पूरे के पूरे चुनाव के नरेशन को बदल दिया।